हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो हमारे ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम भौतिक विज्ञान है। इंग्लिश उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये विद्या की जो क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चन बैंक को जो है हमने चैप्टर बाई चैप्टर हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके मार्क्स में, आज आपके पेपरों में वो जो नंबरों को एक जो है नंबरों को इंक्रीज किया जा सके, उस तरह से हमने कोशिश की है इसको समझाने की। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा कि ये पूरा ही पूरा जो चैप्टर है, इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं। 1 साल 2 साल के अंतराल में वो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि भाई इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाने हैं, तो उन क्वेश्चनों पे भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इसमें जो है आपके एमसीक्यू ज़रूरी हैं, असर्शन रीजन ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके काफ़ी हद तक नंबरों को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर ये एक विद इन सेकेंड के अंदर इनका आंसर आ जाता है, तो उन आंसरों के बलबूते पे आप जो है टाइम को बचा सकते हो लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर को। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसे हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोलते हैं। हमारा चैप्टर है, तो विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। इसमें एक हल्का सा क्विक रिव्यू है कि हम जल्दी से पढ़ लें कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, ये मैंने एक बच्चे से ली है, उस बच्चे की जो है मैंने विद्या ली है, उसी से मैंने ये फ़ोटो खींचे हैं और उसी से मैंने ये पीडीएफ बनाई है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको गूगल ड्राइव पे आपको दे दूंगा, मैं इसको सेव करके गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर को कैसे समझते हैं। इसमें पहला है क्विक रिव्यू। तो क्विक रिव्यू में पहली डेफिनेशन हमारे पास विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तथा उनका अनुभव फील होता है। तो विद्युत आवेश सिंपली आप कह सकते हैं, विद्युत आवेश किसी द्रव्य का आंतरिक वह गुण है जिसके कारण हमें या तो विद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव का एक फीलिंग आती है, उत्पन्न होता है, जैसे हम फीलिंग मीन्स अनुभव कर सकें, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपली विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होगा, दूसरा आपका ऋणावेश होता है। तो ये क्लास 10th में विद्युत चैप्टर में हम ये बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपली ये कहना चाहता है कि आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग कूलाम का नियम। हमारे लिए कूलाम का नियम बहुत ज़रूरी है, इसको हम इसके अंदर डिटेल से और समझेंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं सिंपली कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो साइन बना है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। कहीं कहीं कोई इसे जीरो भी बोलता है और कहीं कहीं इसे नोड भी बोला जाता है, या आप जीरो बोल सकते हो या आप नोड बोल सकते हो, सिंपल है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R²। नेक्स्ट है, यही पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसमें हम एक Q काट देते हैं, एक Q बचता है। तो सिंपली फार्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर Q इंटू 2N। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, जिसे हम सदिश रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस जो होता है उसमें साइन आता है और डॉट में हमारा कॉस आता है। अक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला होगा दोस्तों, हमारा निरक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला होगा, ये हमारे फार्मूले हैं, इनको अंदर से और डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ सकते हैं, ये फार्मूला कैसे क्रिएट होते हैं। आगे दिया गया है सिंपली गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है, अतः फाई ई बराबर Q/ε0। मतलब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कहाँ लगता है, एक अनंत लंबाई के लिए लगता है, एक अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर के लिए लगेगा, या चालक प्लेट के लिए लगेगा, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि आगे भी और आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है E बराबर λ/2πε0 इंटू आर। एंड हम बात करें कि चादर के लिए तो E बराबर σ/2ε0। एंड आगे आवश्यक चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0। समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे पास प्लेटों के बाहर प्लेटों के बीच। दोस्तों अब हमारी मेन चीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ऐसे हम समझेंगे 1 बाय 1 कैसे हमें इसकी ज़रूरत है हमें। तो देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है लेकिन कभी कभार, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है इसका मतलब समझो। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, संहति क्या है, संहति एक वर्ड है जिसको हम मास से रिलेट करते हैं। मास मीन्स द्रव्यमान नॉर्मली। तो हमारे पास वो पूछना चाहता है Q बराबर M बता दो कितना होता है। जब हम Q/M की बात करते हैं तो जो Q की वैल्यू होती है दोस्तों, वो हमारी आपको याद होगी, Q की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास। Q मतलब एक तरह से नॉर्मली हम बोल सकते हैं आवेश। तो आवेश की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन M की जो वैल्यू होती है वो होती है, याद हो तो हल्का सा आपको 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब मैं इसे डिवाइड दूंगा तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। और मैं एक हिंट दे देता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ कूलाम है और यहाँ केजी है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे Q/M पूछा हमसे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, पहला। वैद्युतशीलता E0 का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसका जब हम फार्मूला की बात कर रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है इसका, वो चीज़ हम देखते हैं। इसमें एक फार्मूला आपको याद दिला दें कि क्या होता है इसका फार्मूला। एक सेकंड दोस्तों, जो एप्सिलॉन नोड होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको शायद याद हो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से देखो 4π काट दो, यहाँ से एप्सिलॉन नोड। अगर एप्सिलॉन नोड को इधर ले जाओ, F को नीचे ले आओ, तो Q क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और F न्यूटन, और R² मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कूलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जो इसकी डायमेंशन को पूछ लिया जाता है कभी कभार कि बताओ इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसकी मतलब इनडायरेक्ट में विमा पूछना चाहता है। तो इसकी विमा आप एक बार किताब में देख लें कि इसकी विमा क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे। दो समान आवेशों Q
कॉमा क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक आवेश क्यू डैश रखा गया है। ये मान लो क्यू है, ये क्यू है, और इनके बीच कहीं क्यू डैश रखा गया है। या तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो क्यू डैश की वैल्यू पूछा गया है। तो क्यू डैश की वैल्यू जो हम निकालते हैं, ये आपके पास r/2 हो जाएगा, ये आपके पास r/2 हो जाएगा। हमें मालूम फार्मूला में r² होता है। r² मतलब r/2 मतलब r/4 होगा। r/4 का मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या होगा आंसर हमारा, -q/4 होगा। तो आपके लिए इसके नीचे क्या 4 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रो कूलाम एंड 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसमें बलों का अनुपात क्या पूछना चाहता है, हमारे पास मान लो एक ये है, एक मतलब एक यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इसके कारण फोर्स इधर होगा और इसके कारण फोर्स इधर होगा, लेकिन है तो दोनों की वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू सेम। सो सेम है तो F1 और जो F2 है वो दोनों पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सिंपल है, 8 कूलाम ऋण आवेश में, तो हमारे पास पता है एक फार्मूला होता है Q=Ne। आपसे n पूछा है तो Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट हटाओगे 0। अब आप 16 से काटो कितना आएगा, 5 × 10⁻19। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखा है, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं, तो यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल 0 हो तो Q/Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में -(1/√2), -(2√2), -(1) और 1। तो मैं अगर आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करवाऊं तो इसमें से 1 और 1 दोनों ऑटोमेटिक हट जाएंगे। आपका एक ये बचा, एक ये बचा। आपको मालूम है कि डायगोनल है तो डायगोनल का √2 आता है, ऊपर आना चाहिए √2, ना कि नीचे आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा एक तो ये गलत हो जाएगा। क्या बचेगा, ऑप्शन सेकंड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए। अभी हमने तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E=F/Q। F का न्यूटन होता है, Q का क्या होगा आपका, कूलाम। तो एक तो होगा न्यूटन पर कूलाम। तो इसमें देखो नीचे कूलाम दे रखा है इसमें, तो एक ही ऑप्शन होगा कौन सा, थर्ड। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो जूल पर कूलाम नहीं होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अब फिर से देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न से r² के अनुक्रमानुपाती होगी। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से r² के अनुक्रमानुपाती होगी। आपको मालूम है E बराबर होता है KQ/r²। यहाँ से K और हटा दो तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण लगने वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी। सो बल आघूर्ण की वैल्यू अगर हम देखें तो P/E होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, P×E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बराबर द्रव्यमानों के दो गोले A और B को क्रमशः +Q -Q आवेश दिया गया। यदि आवेशन के बाद इनमें द्रव्यमान क्रमशः Ma एंड Mb हो तो Ma और Mb में क्या संबंध होगा। सो पूछा गया हमसे बराबर द्रव्यमान के गोलों के
ए और बी के क्रमशः इतने आवेश दिए गए हैं। यदि आवेशन के बाद, आवेशन मतलब उन दोनों को हम क्या करते हैं, रगड़ दें। रगड़ने का मतलब है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्स्ट्रा चला जाए। तो इसमें कौन से में ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे जो माइनस वाला है उस पर ज़्यादा होगा। सो इसमें आंसर होगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, मीन्स सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है और उनके आवेशों के बीच परावैद्युतांक K हो तो F/K होता है। डायरेक्ट फार्मूला है इसका। जब भी अलग से उसने परावैद्युतांक दिया हो तो कुछ नहीं, जो फोर्स होता है उसमें K से डिवाइड दे देंगे। मीन्स जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में है, तो गति इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है कि E बराबर होता है F/Q और F का फॉर्मूला होता है ma/Q। अगर हम Q को क्या लिख सकते हैं, E, तो E आ जाएगा E/m, E/m। नेक्स्ट है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल घट जाएगा। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13 से इसका लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चांदी का परावैद्युतांक। चांदी जो हमारे पास एक पदार्थ है उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो उसे देखेंगे हम लोग। तो चांदी का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों, कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी होंगी। तो इसके में जो वैल्यू है कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे प्रश्न 1 के हैं। तो 1 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व मीन्स सिग्मा बराबर Q/A कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। सेकंड है हमारे पास, इसी में एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जब भी चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा आपके में, तो ये क्वेश्चन जरूर आपके में कराया गया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो ये 10th में भी आपको पढ़ाया जाता है, फिर से 12th में भी। तो कितने हैं ये अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों इसको याद रख लेना। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तरीका दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वन 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवेश की गणना कीजिए। तो हमारे पास n दिया है, E दिया है, तो हमारे पास आवेश पूछा है, तो आवेश का फॉर्मूला Q बराबर n ही। सो वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब इनके बीच बल कितना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो मतलब मैं सिंपली, अब तो आपको ये पता चल गया है कि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा रहा है, तीसरी बार आया है इसी में। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका संख्यात्मक मान जूल में बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। मीन्स सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। अगला है कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो नियम का सदिश सिंपली F मतलब मीन्स सदिश का मतलब वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अब डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट कैप चाहिए।
तो वो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में अपोजिट। अतः बिंदु आवेश Q1 Q2 पर के कारण कार्यरत वैद्युत बल F21 बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण F12 परिमाण होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग सिंपली न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे इसमें लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नॉर्मली पूछ लिया जाता है, बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जनरली कि बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो उसी को बताएं। देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर होता है F/Q0, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, इसी पे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9वां, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि क्या क्या दिया गया वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें, कि क्यूब दिया है, E दिया है, हमसे पूछा क्या है आपसे सिंपली, अगर हम बात करें आपसे दूरी पूछिए कितनी दूरी होगी, तो हम दूरी निकाल लेंगे इसमें से। हमें पता है कि E का फार्मूला होता है KQ/R², KQ/R², जहाँ K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। तो आप देखोगे ये रख दिया, Q की वैल्यू रख दी है, E की रख दी है, R² चाहिए, तो इसे काट पीट के कितना आ जाएगा 1, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, सो इसलिए हमारा होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे हम लोग कि क्या पूछा गया है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। हमारे पास मान लो अनंत विस्तार की दो चादर हैं, तो इनके समीप कहीं पूछा है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के, मतलब एक चादर दी गई है और उसमें एक फार्मूला पूछा, बताओ यहाँ क्या होगा। सो इसका फार्मूला होता है E बराबर σ/2ε0, जहाँ सिग्मा होता है आवेश घनत्व पृष्ठीय है, और जो E0 होगा निर्वात बोलो या वायु की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट तथा समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण इतने हैं, प्लेटों के बीच पूछा है आपसे। दोस्तों मीन ऐसे क्वेश्चन है कि ऐसे, इस पे बताओ कितना होगा, तो इसका एक बेसिक फार्मूला है σ/ε0। सिग्मा दिया ε0 की वैल्यू फिक्स होती है जो हमें याद होनी चाहिए 8.85 × 10⁻12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो संबंध इस तरह से है कुछ इसका, फाई बराबर, अगर हम बात करें तो इसमें होता है फाई बराबर होता है हमारे पास एक फार्मूला, जो फार्मूला इस तरह से है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E.dA, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dA क्षेत्रफल सदिश है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बेमीय सूत्र लिखिए। तो फाई बराबर E cos थीटा, फाई बराबर E का मात्रक इंटू A का मात्रक, और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका फाइनली आएगा फार्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। चूँकि E का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो इसका फाई का मात्रक भी हो जाएगा वोल्ट मीटर। और इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका बेमीय सूत्र क्या है, तो इसका बेमीय सूत्र की जब हम बात करें तो बेमीय सूत्र बनेगा इसका mL3T-1, mL3T-3A-1 हमारा क्या है फॉर्मूला बन जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई दिया है, एरिया दिया है, फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमें पता है फाई का फॉर्मूला ई डॉट डी ए या ए बोलो। सो आपको याद होगा ये क्लास 11 में एक सदिश वेक्टर एक चैप्टर होता है फिजिक्स का, मे बी थर्ड चैप्टर है। तो उसमें पूछा जाता है कि बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, हम जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर आई होता तो आई का आई से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 16 में क्या पूछा गया 16 में यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक के से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो होगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिंपली हमसे पूछ रहा है किसी एक फ्लक्स से, तो हम क्या 6 से डिवाइड दे देंगे। और 6 से डिवाइड देने का मतलब सिंपली क्या कहना चाहता है वो आपसे कि भाई हमारा 5/6 हो जाएगा। 5 मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कुछ इस तरह से, सॉरी दोस्तों। तो हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। हमें इस तरह से हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा या फॉर्म वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.88 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 17 पे। 17 कुछ किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है उस पर देखते हैं। तो 17 में दिया 1 माइक्रो कूलम के 2 एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सिंपली देख सकते हैं आप Q की वैल्यू दी है, इसमें L की वैल्यू दी है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू है 2 इंटू L। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो इसमें सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर मीटर। सो एक क्वेश्चन इसको जरूर रगड़िएगा, इस पे जरूरी है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में क्या पूछा गया है आप देखिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ दीजिए। तो हमारे पास ये गॉस प्रमेय का एक फार्मूला है कि ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ई डॉट डी ए बराबर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई क्यू बंद पृष्ठ है और एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एक आर त्रिज्या वाले क्यू आवेश से आवेशित धातु के खोखले गोले के केंद्र से आर कैपिटल आर दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी बराबर के क्यू अपॉन आर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने 20 है हमारे पास। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो हम देखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। सो इसका एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता ई 0 का विमीय समीकरण लिखिए। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको किताब से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ भी पूछ लिया गया है आपसे, तो आपका इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। m-k-l T4A2 m-1 l-3 T4A2 हमारा ये फॉर्मूला होता है विद्युतशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 22वें पे। तो एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो हमें मालूम है एक फॉर्मूला Q बराबर है नहीं, सो उससे ये हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो हमारे पास Q भी दे रखा है, E भी दे रखा है, तो उसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या किस तरह से दिया गया है उसे देखते हैं।
सो पूछा गया है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो सिंपली है Q बराबर एन, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आंसर हमारा आया हुआ है। सो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो किस तरह से हैं देखेंगे हम लोगों ने। आसुत जल की 64 बूंदें, आसुत जल की 64 बूंदें दी गई हैं हमारे पास, और प्रत्येक की त्रिज्या इतनी दे रखी है, आवेश इतना दिया है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव बताइए। सो हमें मालूम है कैपिटल आर चाहिए। सो बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 इंटू छोटी बूंदों का आयतन। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे तो आर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सो हमें मालूम है कि बड़ी बूंद का जो होता है KQ/R होता है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ एंड हमारे पास जो चार्ज है, जो आवेश है, वो कितना होता है वो भी हमें दिए रखा है, एंड आर की वैल्यू भी हमने निकाली। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 960 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। क्या आंसर इसका? उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिसको जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल बूंद की जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दे रखा है हमें 10 मिलीग्राम में दे रखा है, इसे केजी में बदल लेंगे। तो केजी में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो आपको, अगर आप ध्यान से समझें, 0.001 है तो इसे पहले तो 10⁻³ मिलीग्राम आएगा। मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए -3 से फिर करना पड़ेगा, मतलब 10⁻6 आ जाएगा। फिर इसे केजी में बदलने के लिए फिर -3 लगा देंगे तो 10 कितना आ जाएगा -9 केजी। सिंपली आपको 3 बार जो है लिखना पड़ेगा। सो तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 हो जाएगा, और E बराबर F/Q होता है तो वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र दिया है जे डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता हो। तो इसका फॉर्मूला समतल देखते हैं। तो हमारे पास E दिया है क्वेश्चन में, जे डायरेक्शन में साइड दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम इसका। क्षेत्रफल निकालना मतलब सिंपली कह सकते हैं हम इसमें कि हमसे जो है वो क्या पूछ रहा है उसे देखते हैं हम लोग। हमसे पूछ रहा था जब वर्ग का तल YZ के समांतर हो तो तल पर अभिलंब x दिशा में होगा, थीटा उस टाइम 0 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EdA cos थीटा। cos थीटा कितना है 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। E की वैल्यू रख देंगे, एरिया की वैल्यू रख देंगे। तो E और A की जो हम वैल्यू रखेंगे तो उससे हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। वो क्या है आंसर वो देख सकते हैं। 5 इंटू 10⁻3 1 इंटू 10⁻, तो कितना आ जाएगा 50। जब एंगल 30 डिग्री हो तब कितना होगा, तो 30 डिग्री, ये बात जरूर ध्यान रखनी है का कोण x अक्ष के साथ बनाता है तब यह तल पर अभिलंब होगा, तो x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम 60 लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए कि थीटा की चीज़, थीटा हमें कंफ्यूज करेगा। 30 डिग्री दिया लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 60 डिग्री दिया है। सो हमें थीटा लेना क्या है, थीटा हमें चाहिए सिंपली एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल चाहिए, ना कि हमें एक्स अक्ष से चाहिए। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो हमारे पास 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे पास 4th में दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व तो इतना दिया है 10 इंटू 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया, आर दिया है आपके पास, लैम्डा दिया है। तो हमें पता है ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर सिंपली बोल सकते हैं कि 2k लैम्डा अपॉन आर। तो
टू के की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा रख देंगे, आर रख देंगे और सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब अगला क्वेश्चन दिया गया आपका सिंपली, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर इतना न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश मतलब सिंपली वही वाला फार्मूला फिर से लगाना है इसमें। तो उसे सॉल्व करके इतना हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर। फार्मूला सेम है, फार्मूला में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन पर कूलम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रा के उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे आवेश Q पर कार्यरत वैद्युत बल F हो तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E बराबर F/Q। यदि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी बिंदु किसी बिंदु से D दूरी पर आवेश Q तथा वैद्युत बल B हो तब क्या फार्मूला लगेगा उस टाइम देखते हैं हम लोग 6 का। तो हमें दे रखा है E बराबर B/D। तो हमारे पास रिलेशन दिया गया है। समीकरण 1 व 2 से ज्ञात होता है ये दोनों मात्रा एक ही भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, M द्रव्यमान Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर D दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग V बराबर इतना है। माना M द्रव्यमान तथा Q आवेश का कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में U बराबर 0 से चलकर D दूरी तय करता है, उसका विद्युत वेग V है। तो बताओ कैसे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है और यहाँ एक मास रखा M का जिस पर चार्ज Q है, यहाँ से स्मॉल d दूरी है। सो हमसे पूछा गया कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो b बराबर B² बराबर U² प्लस 2s, B अंतिम है, U ये सब चीज़ें हमें मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो यहाँ से B² = 2a_d आ जाएगा। d का मतलब सिंपली हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप देख सकते हैं ए का फार्मूला हमें मालूम है क्या होता है। तो बी चाहिए तो हमारे पास आएगा सिंपली √2qEd/m। तो हमारे पास ये कैसे आया दोस्तों, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े से देखने पड़ेंगे आपको कि कैसे कैसे पूछे गए हैं। सो कूलाम का आवेश विद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं एक बार। सन 1785 ईस्वी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सो आपको लिखना क्या है वो चीज समझ लो। इस नियम के अनुसार यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना। इस नियम के अनुसार से आपको क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है। सो इस नियम के अनुसार से दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बस आगे देखा, यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो किस तरह से लगेगा, तो वो चीज़ देखते हैं। नियम ने बोला है कि भैया जो F है वो इन दोनों के आवेश के गुणनफल के और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर के। तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। सो इसमें देखेंगे आया, और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे K आएगा तो K1 Q2, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती रहते हैं, प्रयोगों द्वारा K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर प्राप्त किया गया। तो ये हमारे पास एक कूलम का फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे इसी में दिया गया कि क्या है, वायु तथा निर्वात में इस तरह से फॉर्मूला देंगे। जब हमारे पास कोई आवेश दिया हो, परावैद्युत माध्यम दिया हो, तो नीचे हम K से डिवाइड दे देते हैं, जहाँ एक के विमाहीन नियतांक होता है।
छोटे से पॉइंट दिए बिंदु आवेश के दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है वैसे। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में साफ लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 देखें। जो 3 है उसमें देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के सूत्र लिखिए। तो सूत्र कैसे हमें प्रूव करना है, तो उस तरह से इसमें दिया गया है कि स्थिति ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये इसकी परिभाषा है कि कैसे करना है। तो स्थिति ऊर्जा टोटली डिपेंड करता है कार्य पे, और कार्य होता है बल इंटू दूरी। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QE, दूरी होती है 2L। सो आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट इसमें। Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L, तो हमारे पास अगर फॉर्मूला देखें Q इंटू 2L क्या हो जाएगा PE, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के PE। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, इसका अभी और भी डेराइव है, अभी छोटा सा पार्ट था। सो Q इंटू 2L हमारे का P होता है वैद्युत द्विध्रुव। ये कुछ इस तरह से एक डायग्राम बना गया है। तो यह कार्य ही विद्युत क्षेत्र के भीतर समांतर स्थिति ऊर्जा वैद्युत द्रव्य की स्थिति ऊर्जा U0 जो समस्तंभ वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो U बराबर आ जाएगा माइनस के P ही। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो अंदर स्थायी संतुलन में अब यह द्विध्रुव के क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाया जाए तो द्विध्रुव पर कार्य W करना होगा, जहाँ W बराबर P इन ब्रैकेट में 1 माइनस के cos थीटा होगा। इसके कारण द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जो हमारा एक फार्मूला आएगा वो किस तरह से आएगा वो हम देख सकते हैं इसमें। तो हमारे पास U जो किसी थीटा पे U0 प्लस W, तो हमारे पास आ जाएगा ये फार्मूला सिंपली U बराबर माइनस के PE cos थीटा। हमारा एक फार्मूला आ जाता है कि किस तरह से आएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि मान लो भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चूंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अतः चित्र से दूरी OD ध्यान रखिए सिंपल है। आपके पास एक वर्ग है, उस वर्ग के चारों कोनों पर ABCD आपके पास QQ रखा गया है, और पूछा है कि भाई सिंपली बताओ हर कॉर्नर पर कितना कितना आवेश लगेगा, या मेनली D पर पूछा है। तो मैं आपको एक हिंट दे दूं, सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पे जो लगेगा ऊपर की तरफ, इसके कारण लगेगा इधर, और इसके कारण लगेगा इधर। तो उसी तरह से इसमें दिया गया है, तो वो निकाल रहा है कुछ इस तरह से। फॉर्मूला है सिंपली F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7वां। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 × 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव दिया है। तो मैंने आपको समझना क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है उसको आप देखना है। तो इसमें बोला है द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, थीटा दिया, E दिया है, स्थिति ऊर्जा पूछा है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है PE। हमसे पूछा क्या है, दोनों चीज़ें पूछा है, स्थिति ऊर्जा और बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, एंड U का फॉर्मूला होता है माइनस के PE cos थीटा। तो दोनों फार्मूले हैं, अलग अलग हैं हमारे पास, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास 3 निकाय एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें 3 बिंदु आवेश हैं, तीनों के अलग अलग हमें निकालना है। निकालना क्या, U1 निकालना, U2 U3, और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग निकाल लेंगे। किस तरह से निकाला है वो हम इसमें देख लेते हैं। सो इसमें आप देखोगे U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, और जो उनकी वैल्यू दे रखी थी उनको रख लिया इसमें। फार्मूला आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है, इस रख के हमारे पास कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें समझना हमारे लिए,
क्योंकि ये बोर्ड में नॉर्मली पूछ ली जाती हैं कि बताओ क्या है, कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपली कोई भी किसी भी तरह से पूछ सकता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। ये कुछ भाषा है, कुछ लैंग्वेज है। मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूँगा। आपके पास एक द्विध्रुव है, आप देख सकते हैं द्विध्रुव को कि एक ए बी दो पॉइंट है। आप देख सकते हैं एक ए है और दूसरा बी है, इस पे माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है। अक्षीय स्थिति का मतलब है इसी लाइन पर कहीं कहीं जाके एक पॉइंट पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा जो दिशा होती है वो दिशा कैसे निकालते हैं। जो माइनस होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है और जो प्लस होता है वो दूर जाने देता है। तो आप देखेंगे ये अगर 1 है और ये आपका अगर 2 है तो 1 की डायरेक्शन इधर होगी और 2 की इधर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो अगर हमारे पास मान लो द्विध्रुव है तो एल आधा एल इधर, यहाँ से पी पॉइंट तक आर है। तो सोचो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी आर माइनस के एल, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आर प्लस के एल। सो आप देख सकते हो E1 निकाला माइनस के साथ, E2 निकाला प्लस के साथ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें नहीं मालूम तो हम किसी एक को बड़ा मान लेंगे। तो इसने मान लिया E1 ग्रेटर देन E2। अब E1 E2 की इसमें क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो आप देखोगे तो वैल्यू रख दी है इन्होंने, तो कॉमन ले लिए हैं, कॉमन रख के इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके आप देखोगे यहाँ आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2πr इन ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा r² माइनस के l² की होल पावर 2। अब कैसे है इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो E बराबर हम बोल सकते हैं कि 2kp/r³। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। और निरक्षीय स्थिति के लिए हम इसी में आगे देखते हैं। और दोनों में से दोस्तों जरूर मानिए, विश्वास मानिए, एक जरूर आता है, या तो अक्षीय पे आएगा या निरक्षीय पे आएगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। अब अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है, कैसे है। आपके पास ध्यान से देखें तो एक -b है और एक a है। अब -b है, द्विध्रुव आगूढ़ है। एक पॉइंट P मान लो, हमने क्या है कि एक मान लो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच से एक वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं। उस पर हमसे पूछता है कि बताओ इस पे निरक्षीय स्थिति। अक्षीय का मतलब है एक्स अक्ष के और निरक्षीय का मतलब है वाई अक्ष के। तो इन दोनों में अंतर है, हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो इसमें देखेंगे हम लोग, ये बी है और ये ए है। सो ये दोनों, ये प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। सो सिंपली E1 और E2 आपको निकालना पड़ेगा और दोनों का फिर क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, या फिर सिंपली मान लो कि उसे कॉस में तोड़ देंगे। हम लोग किस में तोड़ देंगे, कॉस में। सो हमारे पास ये कॉस का टूट के आ जाएगा फॉर्मूला। सो क्या फाइनली प्रूव होके क्या आता है उसे देख लेते हैं एक बार। सो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपली जो आएगा प्रूव होके तो ये आ जाएगा E बराबर kp/r³। यहाँ k की वैल्यू बार बार ये लिख रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा k की वैल्यू 1/4πε0 रखो, जिससे कि हमें सॉल्व होने में आसानी हो जाए। तो E बराबर kp/r³। अब पूछ रहा है भैया इन दोनों में रिलेशन क्या है, अक्षीय और निरक्षीय में। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास E आया निरक्षीय kp/r³, और यही हम बात करें E अक्षीय की तो ये आ रहा था 2kp/r³। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ E जो अक्षीय होगा
वो 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ निरक्षीय होगा। तो ये हमारा एक फार्मूला है, डायरेक्ट हम इन दोनों के रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं और करते हैं हम लोग। दोनों में क्या संबंध है वो हमने लिखा। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र इस प्राप्त कीजिए। अभी दोस्तों हमने पहले थोड़ा सा पहले ये बोला था कि प्रश्न नंबर 3 में हम बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वो आ गया है, उसकी परिभाषा आ चुकी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह वैद्युत निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेशों से एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे प्राय P से हम प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्या है, तो वो चीजें हम समझ लेते हैं। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान तथा विपरीत बल -QE + QE कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यारोहण बल, सिंपली ये कहना चाहता है कि इसमें जो है कैसे हम बल युग्म निकालते हैं। टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉर्क होता है बल इंटू लंबवत दूरी, तो बल का फार्मूला F होता है। फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास लंबवत दूरी हो जाएगी यहाँ 2L sin थीटा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा टाउ बराबर P sin थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 90 हो तो सोचो टाउ उस टाइम मैक्सिमम होता है, कितना आ जाता है P। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 4th क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, थीटा की वैल्यू कितने पे घुमाएं? एक तो 0 होता है, एक 90 होता है और एक 180 होता है, तीनों की वैल्यू में घुमाने की। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या घुमाया है। तो आप देख सकते हैं 3 कंडीशन ली है इसने, 0, 90 और 180। तो कुछ इस तरह से। अगला दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए हर साल मतलब लगभग इसके चांस हैं पूरे आने के, इसे ये समझ लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसमें तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, मीन्स 100% चांसेस हैं आने के पूरे। तो इसे समझ लेते हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का बलोपन होता है। या फिर वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी विद्युतशीलता E0 कितनी होगी। देखते हैं इसका प्रूविंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्मित संपूर्ण फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E.dA सिंपली Q/ε0। ε0 क्या होता है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये डेराइव है। तो उसने मान लिया है कि मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, उस पर हमने एक पॉइंट मान लिया, उससे कैसे हमें ये डेराइव करना है, तो उसका एक डेराइव देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसने डेराइव दिया है, आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेराइव है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना और है, तो इसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, देख सकते हो किस तरह से इसने दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट है आपका कि अनंत लंबाई के तार की वजह से इम्पोर्टेंट है ये।
सो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि क्या दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ऊपर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे अनंत लंबाई का एक तार है जिसपे दिया गया है सिंपली ये जो तार है इन्फिनाइट। अब हमें पता है इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, आर पार निकलेंगी। तो इसको कवर करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस मतलब सतह चाहिए, वक्र पृष्ठ जैसे हम बोलते हैं कवर करने के लिए। तो हमारे कवर करने के लिए हमें क्या एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए, मतलब बेलनुमा शेप चाहिए, जिसको हमारे पास अलग अलग शेप है कि कैसे कैसे हमें विद्युत क्षेत्र है जो गुजरता है, तो उनको निकालने का प्रोसेस इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये डेराइव है, हमें पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक ये है कि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो कुछ इस तरह से ये डेराइव है। तो इसका डेराइव में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक होता है हमारे पास सिंपली अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण तीन कंडीशन है थे, अंदर, बाहर और सरफेस पर। तो तीनों को हमें समझना है, तीनों को पढ़ना है कि कैसे हम इन डेराइवों को निकाल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग दिए गए कंडीशन। अगला दिया गया हमारे पास एक क्वेश्चन है वर्ग पे आधारित। सो इसमें दिया गया वो सिंपली हमसे पूछना जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर पूछना चाहता है। तो हमसे केंद्र पर पूछेगा तो हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अलग अलग दे रखे। अब इनके कारण इस पे एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अगर सबकी वैल्यू सेम होती तो फिर फायदा होता, अगर सेम नहीं है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चारों फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, और चारों फोर्स की डायरेक्शन निकालने के बाद देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग वैल्यू निकाली गई हैं सबकी। सो इनडायरेक्ट वे में आपसे नेट पूछ रहा है, कितना होगा, 0 होगा। अगला एक और क्वेश्चन इसमें, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए किसी खोखले बेलन के अंदर इतना है। वक्र पृष्ठ से सिंपल है कि बेलन का नुमा शेप है, तो बेलन नुमा शेप के लिए हम कैसे निकालते हैं फार्मूला। सो हमारे पास अलग अलग दे रखा है। हमसे पूछा गया समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, समानावेश की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार हैं, तो इनकी मिड में क्या होगा, बाहर कितना होगा, तो उसे निकालने के लिए गाउस प्रमेय दी गई है। सो आप देख सकते हैं कैसे इसने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा होता है दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप इसकी पीडीएफ लिंक में देख सकते हैं। और दोस्तों मैं भरोसा दिलाऊंगा ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये सब चालू कर दी गई हैं, तो अब ये रुकने वाली नहीं है। और मैं लास्ट में फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 मार्क्स के मैं उनको अलग से लाऊंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं 3 मार्क्स के भी लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। मैं उनको बार बार प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। जब तक हमारे पेपर हैं तब तक हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। जिन्होंने अब तक कर लिया अच्छी बात है, जो अब भी मेहनत कर रहे हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें। मैं सैम्पल पेपरों पे कोशिश कर रहा हूँ उनको सॉल्व करने की, और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उनको। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।